आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ़ाइनल अकाउंट का सवाल नंबर 5 करेंगे, क्योंकि जो पहले वाले उनमें एंट्री वगैरह है तो उनमें से नहीं पूछा जाता। जब भी पूछा जाएगा फ़ाइनल अकाउंट का, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं और बैलेंस शीट बनानी होती है और कुछ एडजस्टमेंट दी होती है। तो जो चैप्टर नंबर आपका 10 है वो उसमें एडजस्टमेंट नहीं है। तो आपका जो चैप्टर नंबर है 11, चैप्टर नंबर 11 हमने करना है मेरे भाई, क्योंकि उसमें सारी एडजस्टमेंट है। तो बुक्स कौन सी है जी? M. R. F. चौधरी और सुहेल अफजल साहब की ये बुक है, जिसमें से आज ये न्यूमेरिक्स मैं करवाऊँगा इंशाल्लाह ताला। तो आपको इन चीज़ों की जल्दी समझ नहीं आएगी जब तक आप लोगों ने मेरे पहले 2 लेक्चर, एक जो मैंने इंट्रो पर दिया फाइनल अकाउंट का, और दूसरा तमाम एडजस्टमेंट जो आपके चैप्टर में है, और उसके साथ साथ मैंने वो भी बताई हैं जो आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी, मतलब हर साल पेपर में पूछी जाती हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम शुरू करते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर आज आपका है जी 5। तो देखते हैं मेरे भाई। सबसे पहले जी आपका, जब भी आपने वहाँ अपनी बुक पर तो ऐसे नहीं करना, लेकिन जब आप फाइनल एग्ज़ाम में जाना है तो आपको तरीक़ाकार बता देता हूँ कैसे सवाल हल करना। तो चलो शुरू करते हैं। आपका सवाल नंबर 5 है मेरे भाई, चैप्टर नंबर 11, सुहेल अफजल साहब की बुक है। प्रीपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या करना हमने? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। तो मेरे भाई ये फाइनल अकाउंट साल के एंडिंग, मतलब ज़रूरी नहीं कि आपके दिसंबर में एंडिंग होती, कभी किसी मंथ में भी, मतलब ये साल का प्रोसीजर भी होता, 3 मंथ का भी हो सकता और 6 मंथ का भी हो सकता है। 2005 एंड ए बैलेंस शीट हैज़ द डेट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो। वो क्या कह रहे हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और डेट भी दे दी गई फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। ठीक हो गया। और उसके बाद अगली बात वो कहते हैं जी बैलेंस शीट भी बनानी है। क्या करना है जी? बैलेंस शीट भी बनानी है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस, ये आपका जो बैलेंस दिया होता है ये ट्रायल बैलेंस का होता है। और उसके बाद एडजस्टमेंट गिवन भी लो। वो क्या कहते हैं जी? एडजस्टमेंट भी आपने करनी है। तो सबसे पहले बाद में एडजस्टमेंट को भी देखते हैं। तो आपका ड्राइंग किस जगह जाएगा मेरे भाई? बैलेंस शीट की ये आपकी क्या होती है जी? लायबिलिटीज़। ऐसे आपने उस जगह ना लिख लेना है भी, ताकि आप लोगों के लिए आसानी पैदा होती है। और लायबिलिटीज़ आपको पता है भी ये हिस्सा है बैलेंस शीट का। ठीक होगा। और कैपिटल अकाउंट ये भी आपकी क्या है जी? लायबिलिटीज़ है। ओपनिंग स्टॉक जी, ओपनिंग स्टॉक आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर होता है। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर होता है। किस पर साइड पर होता है? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर। उसके बाद आपकी परचेजेस, ये भी आपकी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर। और उसके बाद सेल, सेल आपकी मेरे भाई ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। तो इस तरह आप भी वहाँ साथ साथ लिख लेना भी, ताकि जब पुटिंग करनी हो तो आप लोगों को आसानी पैदा हो। उसके बाद सनरी डेटर, सनरी डेटर वो होते हैं जिनसे हमने पैसा लेना होता है। तो सनरी डेटर आपके एसेट्स होते हैं जिनसे आप लोगों ने पैसा वसूल करना। तो ये आपके बैलेंस शीट में किस जगह जाएगा जी? एसेट्स में। और उसके साथ ही दिया हो जी सनरी क्रेडिटर। तो सनरी क्रेडिटर मेरे भाई आपका किस जगह चला जाएगा? सनरी क्रेडिटर आपके मेरे भाई ये आपके लायबिलिटीज़ हैं जिनको आपने पैसा देना होता है। तो ये आपकी क्या है जी? लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ किस जगह जाती है जी? बैलेंस शीट में। उसके बाद जी सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्या करते हैं जी? सेल्स में से लेस करते हैं। किस में से लेस करनी होती है? सेल्स रिटर्न सेल में से लेस करेंगे। उसके बाद कैरिज इनवर्ड, अगर मेरे भाई कैरिज इनवर्ड आ जाए तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर, किस साइड पर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर। अगर कैरिज आउटवर्ड आ जाए तो फिर आपके एक्सपेंसेस में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर। कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर। अगर कैरिज आउटवर्ड का यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल होता तो तब मेरे भाई ये आपके जाना था एक्सपेंसेस में।
उसके बाद सैलरी जी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर, क्यों? क्योंकि ये सैलरी आपके खर्चे होते हैं। उसके बाद रेंट, रेट, टैक्सेस, ये भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर। उसके बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर, क्योंकि इंश्योरेंस भी आपका खर्चा है। उसके बाद आपकी मशीनरी, मशीनरी आपके मेरे भाई फिक्स एसेट्स हैं, तो ये किस में जाएंगे? आपके एसेट्स में। उसके बाद अगली बात आ जाए फर्नीचर, फर्नीचर भी आपका फिक्स एसेट्स है, तो ये किस जगह चला जाएगा? ये आपके एसेट्स में जाएगा, बैलेंस शीट में फिक्स एसेट के तौर पर मतलब नोट किया जाएगा। उसके बाद कैश इन हैंड, ये भी आपका एसेट से बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन ये आपका करंट एसेट से। तो फिक्स एसेट्स ऐसे एसेट्स जिनको मतलब साल से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके, और करंट एसेट्स जिनको साल से कम मतलब टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ये ज़रूर नहीं, ये मतलब कैश भी ऐसे इस्तेमाल होती रहती है, लेकिन ये अकाउंटिंग की टर्म्स है। तो अब मेरे भाई हम चलते हैं जी उसके बाद आपकी एडजस्टमेंट की तरफ। तो सबसे पहली जो आपकी है जी एडजस्टमेंट, मैंने ये सारी मतलब ना सेकंड जो आपका इंट्रो एडजस्टमेंट का, उसमें डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एट 10%। क्या है मेरे भाई? डेप्रिसिएशन किस किस पर चार्ज करनी है? एक तो मशीनरी पर और दूसरा फर्नीचर पर। तो आपका ये जो सवाल है आपने इसके सामने स्टार बना लेना। एक तो मशीनरी के साथ स्टार का मतलब क्या मेरे भाई? कि इस पर कोई ना कोई एडजस्टमेंट है, और उसके बाद फर्नीचर पर भी आपकी एडजस्टमेंट है। ठीक हो गया। उसके बाद अगली बात देखते हैं जी, और क्या चीज़ें हैं जी? आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी है जी। आउटस्टैंडिंग सैलरी को देखते हैं जी, आपके आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग का जब भी लफ्ज़ आ जाता है ये आपकी लायबिलिटीज़ होता है। एक आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब अभी हमने अदा करनी है, तो आपके खर्चे हैं मेरे भाई। एक तो इसका काम है सैलरीज में ऐड हो जाएगी, और दूसरा क्या होगा? सैलरीज में ऐड, और दूसरा आपकी लायबिलिटीज़ में चला जाएगा। उसके बाद इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, मतलब आपने इंश्योरेंस क्या की है? एडवांस में पे की हुई है, तो ये आपके क्या होंगे? प्रीपेड। एक तो इंश्योरेंस में से 375 लेस, और दूसरा आपके एसेट्स में चले जाएंगे। उसके बाद मेंटेन 5% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेबिट्स, तो ये आपकी न्यू प्रोविज़न आ गई। जो आपके बैड डेट्स थे उनके मतलब न्यू, मतलब जब आप केस वगैरह करते हैं तो वो कहते हैं कोई ना कोई डेट मतलब मेंशन, मतलब अपना परसेंटेज मेंशन करें, तो ये न्यू मतलब प्रोविज़न आ गई। ठीक है। और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अगर आपके आ जाता है एडजस्टमेंट में, तो इसके दो इफेक्ट होंगे। तो एक इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक का आपका ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, और दूसरा इफेक्ट इसका क्या होगा मेरे भाई? आपके असर के तौर पर जब आपको कारोबार को क्लोज करना है, तो उसके अंदर जो मतलब आता है क्लोजिंग स्टॉक आपका चला जाएगा। किस चीज़ में चला जाना है मेरे भाई? एक तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, और दूसरा ये आपका एसेट्स है। तो ये जो न्यू है ये लेंगे आप डेटर्स पर, डेटर पर जो परसेंटेज आती है वो आपके एक्सपेंसेस में, और उसके बाद डेटर्स में लेस। अब शुरू करते हैं जी अपने सवाल की तरफ। सबसे पहले तो आपने सवाल नंबर, जब मतलब कोई 5 है मेरा सवाल नंबर, तो इसके लिखना क्या है? सबसे ऊपर आता है कंपनी का नाम आना होता है। ठीक है, कंपनी का नाम, और उसके बाद अगर नहीं है तो फिर वो खाली जगह छोड़ दें। और उसके बाद क्या लिखना? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उसके बाद फॉर द ईयर एंडिंग, जो डेट दी होती है 31/12/2005, इस साइड पर डेबिट और उस साइड पर क्रेडिट, और आर एस। अब देखते हैं जी ओपनिंग स्टॉक आपके दिया हुआ जी क्वेश्चन में। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितने का है जी? 41,250 का। उसके बाद परचेजेज, परचेजेज है जी 3,63,750।
और उसके बाद कैरिज इनवर्ड 4500 का, और उसके बाद देखते हैं जी आपकी क्रेडिट सेल दी हुई 4,57,500, और उसमें से लेस के करेंगे रिटर्न 3,750, और बकाया कितना बचेगा 4,53,750, और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आपकी एडजस्टमेंट में इसके दो इफेक्ट होंगे। एक तो आपके चला जाएगा एसेट्स में, और दूसरा आपके ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। तो अब मतलब बैलेंस कैलकुलेट करते हैं, तो ये वाला बैलेंस बड़ा है 4,98,750, 4,98,750, और इसको क्या करना है दोनों साइडों पर, और उसके बाद ये वाला सारा बैलेंस इसमें से लेस करना, जैसे 41,250 और 3,63,750, और उसके बाद कैरिज इनवर्ड जो आपका है जी 4500, तो लेस करने के बाद बकाया जो आपका बैलेंस होता है मेरे भाई, बकाया बैलेंस बनता है 99,250। इसको बैलेंस कैरी डाउन का नाम भी दे सकते हैं, बैलेंस कैरी डाउन, या दूसरा ये नाम भी उसको दिया जा सकता है जी ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आपका ठीक हो गया 99,250। उसके बाद देखते हैं जी सैलरी आपके खर्चे, ये अब बन रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उसके बाद एक एडजस्टमेंट थी आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग मैंने क्या कहा था, इसमें ऐड करेंगे, मतलब आपकी लायबिलिटीज़ है, आपने मतलब काम तो करवा लिया वर्कर से, लेकिन अभी उसके पैसे अदा करने हैं, आउटस्टैंडिंग आप पर वाजिबुल औलाद है, अभी आपने उसको देना है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज में ऐड करेंगे 1500, तो ये 22,500 बनता है। उसके बाद रेंट रेट टैक्सेस 11,250, उसके बाद इंश्योरेंस 3,000 थी, जिसमें से प्रीपेड 375 आपने पहले ही अदा कर दी है, तो ये प्रीपेड क्या होते हैं लेस, और दूसरा फैक्ट क्या होगा आपके एसेट्स में जाएगा, तो बकाया 2,625 रुपये। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी की अमाउंट ज़रब आपने जो उसने परसेंटेज दी हुई है मशीनरी पर, और फिर फर्नीचर पर 10%। तो आपने कैसे करना है, उसकी लेनी है अमाउंट, जैसे आपकी मशीनरी की अमाउंट है 37,500 ज़रब 10 तकसीम 100, तो कितना आ जाएगा 3,750। ऐसे ही आपने डेप्रिसिएशन फर्नीचर की भी लेनी है, फर्नीचर की अमाउंट है जी 3,750 ज़रब 10 तकसीम 100, तो 375 आ जाएगी। और इस डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट होंगे, एक तो आपके खर्चे में फरसूदगी जो आपके असासा की वैल्यू में कमी आई है, और दूसरा आपका इसका इफेक्ट क्या होगा मेरे भाई, एसेट्स में से लेस होगी। और उसके बाद जो न्यू प्रोविज़न लिए ये आपके सनरी डेटर पर लेनी, सनरी डेटर पर ये प्रोविज़न आपकी दी हुई है जी 5%। सनरी डेटर की अमाउंट को ले मेरे भाई, सनरी डेटर की अमाउंट, और उसके बाद ज़रब आप करेंगे 5 और तकसीम करेंगे 100, क्योंकि 5% दी हुई है डाउटफुल आपकी। तो आपके सनरी डेटर आपकी है जी 60,000 है। कितनी है सनरी डेटर की अमाउंट 60,000, ज़रब करेंगे 5 तकसीम 100, तो कितनी आ जाएगी 3,000। इसमें अगर बैड डेट्स होते तो वो ऐड होते, और ओल्ड प्रोविज़न दी होती तो वो इसमें से लेस करते। तो ये 3,000 के दो इफेक्ट हो गए, एक तो इस जगह आ गया आपके, और दूसरा आपके डेटर में से लेस होगा। तो उसके बाद ये अमाउंट बड़ी है 99,250। उसके बाद ये सारे लेस करने के बाद आपके पास जो बचते हैं 45,750। और उसके बाद आ जाती हैं जी बैलेंस शीट कैसे बनानी है जी, सबसे ऊपर जी बैलेंस शीट का नाम आ जाएगा जी बैलेंस शीट। अगर कोई कंपनी है तो उसका नाम मतलब आप हमने ऐड करना होता है। उसके बाद डेट एज ऑन 31/12/2005, इस साइड पर एसेट्स और आपके अमाउंट, फिर लायबिलिटीज़, फिर आपकी अमाउंट, और करंट एसेट्स में जी कैश इन हैंड जी 2,625।
उसके बाद ये सैलरी डेटर आपके एसेट्स हैं, लेकिन उसमें से लेस क्या करनी, जो न्यू प्रोविज़न थी 3,000 की, तो बकाया 57,000 रुपये आपके बाकी बच जाएगा। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक भी आपका एडजस्टमेंट था। एक अफेक्ट हमने ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर और दूसरा आपके एसएल 45,000। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस भी आपके किस चीज़ में था, एडजस्टमेंट में। एक तो हमने इंश्योरेंस में से लेस किया और दूसरा आपका 375 रुपये आपके एसेट्स में आ गए। उसके बाद फिक्स एसेट में फर्नीचर की अमाउंट थी 3,750। उसके बाद उसके पास डेप्रिसिएशन थी 10%। उसके दो अफेक्ट किए। एक अफेक्ट आपने क्या किया, ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट एक्सपेंसेस में मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर, और दूसरा आपने फर्नीचर में से लेस करके 3,375 रुपये लिख दिए। उसके बाद मशीनरी पर 10% थी, 37,500 उसकी टोटल अमाउंट थी, उस पर 10% लिया, 3750 जो था एक आपने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस के तौर पर नोट किया और दूसरा आपने इसमें से लेस कर दिया। उसके बाद आ जाती हैं आपकी करंट लायबिलिटीज़। तो सबसे पहले जो आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी एडजस्टमेंट में थी। एक उसमें ऐड किया भी हमारे क्या है, मज़ीद खर्चे हैं, और दूसरा मेरा भाई क्या किया है आपने करंट लायबिलिटीज़ में। उसके बाद सैलरी क्रेडिटर जिनको हमने पैसा देना होता है उसकी अमाउंट है 45,375 रुपये। उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कैपिटल था 60,000 को, उसमें क्या ऐड करना, नेट प्रॉफिट जो अभी हमने फाइंड किया था 45,750, तो ये अमाउंट, और उसके बाद उसमें से करेंगे लेस ड्राइंग 10,500 रुपये, तो बकाया 95,250 ये आपकी अमाउंट आती है। तो इसको मेरे भाई में से अब दोनों साइडें कैलकुलेट करेंगे तो आपका 1,42,125 और 1,42,125, और अगर आपके बैलेंस शीट बराबर आ जाती है तो समझ जाएं कि आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, वरना आपसे कोई ना कोई गलती मतलब हो गई है और आपका सवाल ठीक नहीं। और या लाजमी आप मेरा वो पहले वाला लेक्चर जो इंट्रो पर दिया है और दूसरा एडजस्टमेंट पर, तो इंशाल्लाह ताला फिर आपको फाइनल अकाउंट में दुश्वारी नहीं आएगी। इंशाल्लाह ताला आपको फाइनल अकाउंट की कोई भी ऐसी मतलब मुश्किल दरपेश नहीं आएगी। फिर भी कोई आए तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।